मेरा नाम नीरज है। मैं एक मामूली से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी दो बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी है और वो दोनों ही अपनी ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। मैं मुंबई जैसे शहर में जॉब करता था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। मेरे पिता का कहना था कि मैं अपने बेटे को गांव के लोगों जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहता। मेरे पिता गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पाल पोस कर जवान कर दिया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था और वहां पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मुंबई में मेरी बहुत अच्छी कमाई थी और मैंने अपने माता पिता को अपनी कमाई से दुनिया की हर खुशी दी थी। मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत किया करता था। मैं उनको अपने साथ मुंबई नहीं बुला सकता था क्योंकि उनको मुंबई बुलाने की मेरी बहुत सारी मजबूरी थी। इसलिए मैं गांव में ही उनके लिए हर महीने ढेर सारे पैसे भेजा करता था जिससे वो अपना खर्च चला रहे थे। उनको गांव में किसी तरह की भी परेशानी नहीं थी। गांव में सब लोग मेरी बहुत तारीफ किया करता थे क्योंकि मैं ही था जिसने शहर जाने के बाद अपने माता पिता को मालामाल कर दिया था। मैं हर महीने में 3-4 दिन के लिए गांव आ जाया करता था। गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे। वे थोड़े बहुत पैसे गांव के गरीबों में बांट दिया करता था। एक दिन मैं छुट्टी लेकर गांव से अपने घर आ गया था। जब मैं वहां गया तो मेरे माता पिता ने मेरे सामने ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि एक न एक दिन मेरी शादी होनी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई तो उसको सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह बात शायद हर इंसान के लिए इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं माँ की बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने कहा, हाँ आप मेरे लिए पहले लड़की तो देखना शुरू कर दो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मैं सोचता था कि जब भी मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात होगी तो मैं अपने माता पिता को शहर बुला लूँगा और कहूँगा कि मुंबई में ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दो। लेकिन माँ ने तो मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे माता पिता ने तो मेरी शादी गांव के ही एक गवार लड़की के साथ तय कर दी थी। माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही देखी हुई है। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता के दोस्त थे, उनकी बेटी सीमा के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं सीमा से शादी नहीं करना सकता था। मैंने सीमा को देखा हुआ था। सीमा बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत दिखती थी। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिताजी के दोस्त अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था क्योंकि उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तब तुम्हारे पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनाकर अपने घर में रखूँगा। तुम इस बात की फिक्र मत करो। सुनकर पिताजी के दोस्त की आखिरी सांस भी निकल गई थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि सीमा जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाए जिससे तुम्हारे पिताजी का किया हुआ अपने दोस्त से वादा भी पूरा हो जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि आखिर यह मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। मैं तो शहर की लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे मुंबई में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे वहाँ की गोरी गोरी और स्मार्ट लड़कियाँ बहुत पसंद आई थी। गांव में तो ज़्यादातर गंवार और काली सी होती थी जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। मैं पढ़ा लिखा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था तो अपने जैसे ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की डिजर्व करता था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी सारी चाहते पर पानी फेर दिया था। मैं अपने माता पिता का बहुत कहना मानता था
और उनका बहुत आज्ञाकारी बेटा था। इसलिए मैंने शादी के लिए जैसे तैसे हाँ कर दी, लेकिन मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी कर दी गई, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई वापस जाना था। मेरी शादी को हुए अभी 20 दिन हो गए थे। यह 20 दिन ही मुझे 1 साल जैसे लग रहे थे। मुझे अपनी शादी से बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए जल्द से जल्द मुझे घर वापस जाना था। शादी को जैसे ही 20 दिन पूरे हुए, 21वें दिन मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर ली थी और मैं सवेरे ही शहर जाने के लिए उठ गया था, क्योंकि अब मेरे पिताजी का अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करने का वादा पूरा हो चुका था। सीमा मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। उसको देख देख कर मुझे गुस्सा आता रहता था, क्योंकि मैं उस जैसी बदसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता था। मैंने भी अपने किसी दोस्त को शादी में बुलाया था, क्योंकि मेरे मुंबई के दोस्त मेरी मजाक बनाते हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, इसीलिए मेरी बदसूरत पत्नी को देखकर मेरे दोस्त मेरी खूब मजाक करते थे। जब गुस्से से मैं अपने घर से निकल गया तो सीमा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। कितनी जल्दी वापस मत जाओ, अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं। मैं आपके साथ कुछ और टाइम गुजारना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी बहुत बुरा लगता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उसको इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैं उसको अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे पिता के दोस्त की बेटी थी। मेरा मन चाहता था कि वह मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा देखना ही न पड़े। यह तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ चुकी थी, तो वो तो एक घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं तो शहर में ही काम करता था। मैंने अपने माता पिता के कहने पर यह जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली पत्नी सीमा से कोई समझौता नहीं किया था। न ही मेरी उससे ज़्यादा बात होती थी। वह तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन 20 दिनों में मेरी उससे नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उससे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी एक काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने उसे मनहूस कह दिया था। मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने उससे कहा, क्या 20 दिन में तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत हो गई है? तो वो रोते हुए कहने लगी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी इस पागलपन वाली बात पर हंसने लगा और कहने लगा, भला 20 दिन में भी किसी को किसी से प्यार हो जाता है। तुम इस बारे में कभी भी मत सोचना कि तुम कभी मेरा प्यार पा सकोगे। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। मुझे उसके इन बातों से बड़ी हंसी आ रही थी कि काली कलौटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है और मेरा प्यार पाने की हसरत कर रही है। खैर, इसमें सीमा की भी कोई गलती नहीं थी। इससे अपना शायद मेरी वजह से ही वो देख रही थी, क्योंकि मैं शादी की पहली रात भावनाओं में बह गया था और सुहागरात सीमा के साथ मना चुका था, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और सीमा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वो दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं अपने पिताजी की बातें सुन रहा था,
क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे। मैंने अपने पिताजी से काम का बहाना बना लिया और कहा कि आप मुझे शहर जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं शहर जल्दी नहीं गया तो वहाँ पर मेरे काम में रुकावट आ सकती है। मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता। मेरे पिताजी ने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी कह दिया था कि कुछ दिनों के बाद बहू को भी अपने साथ मुंबई लेकर चले जाना। शहर का माहौल देख लेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पिताजी को अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा था, लेकिन मैं कभी भी किसी हाल में सीमा को अपने साथ मुंबई नहीं लेकर जाता। फिलहाल मुझे तो इस घर से निकलकर अपनी जान छुड़ानी थी। मैं जब घर से निकला तो सीमा छत पर कपड़े सुखाने गई थी। मैं उससे बिना बताए ही घर से निकल आया था। घर से निकलते ही मैंने गहरी सांस भरी। हरकत तो ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की चमक धमक अच्छी लगती थी। मैं चाहता तो अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं पर शिफ्ट हो गया था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता जाता रहता था, क्योंकि वहाँ पर मुझे अपने माता पिता की देखभाल करनी होती थी। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनकी बड़ी फिक्र लगी रहती थी, और मैं उनको अपने साथ मुंबई भी नहीं लेकर जा सकता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुँचे थे, क्योंकि मेरा काम है कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। अगर मेरे पिताजी को यह पता चल जाता कि उनका लाडला और इकलौता बेटा क्या काम करता है, तो वो बेचारी यह सुनते ही भगवान को प्यारे हो जाते। मेरे पिता एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने कभी भी चालाकी नहीं की थी, बल्कि वह तो चालाकी जानते तक नहीं थे। और इसी तरह की मेरी माँ भी बहुत सीधी सादी और संस्कारी थी। और जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यह शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की से मेरी फ्रेंडशिप थी। तभी तो सीमा गांव की काली और अनपढ़ लड़की मुझे नहीं भाती थी। शहर में मेरा नाम था और एक अलग ही पहचान बन गई थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पानी भरते थे, और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हम एक जाना माना और बहुत बड़ा गुंडा थे। यहाँ पर आने के बाद सीमा को बुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। मैं अपने नए नए तरीक़ों से काम करता रहता था। मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लाइट था, जिसमें से मैं रहता था। एक दिन मैं वेश बदलकर कॉलेज के बाहर खड़ा होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा काम था कॉलेज के कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसा लिया करता था। इस उम्र में कि लड़के चाहत होती है कि वो खूब सारा पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाता था, ताकि वो मुझसे ड्रग्स खरीदकर और लोगों को ड्रग्स बेचें। ड्रग्स खरीदने और बेचने के लिए मैं उनको अच्छे खासे पैसे दिया करता था। पहले बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता था, क्योंकि मैं हर बार अपना हुलिया चेंज कर लिया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं एक नए कॉलेज के आगे खड़ा हुआ था, जहाँ से कॉलेज के लड़के और लड़कियों की छुट्टी हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़की रिक्शा में बैठने के लिए रिक्शा वाले से बहस कर रही थी। मैं जब उसके करीब गया तो उसको देखता ही रह गया। वो लड़की गरीब लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था, उसके जूते भी बड़े पुराने थे। उसकी ड्रेस से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गरीब है।
उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तां चीख चीख कर सुना रहा था, जैसे काफ़ी पुरानी हो गई है। वो रिक्शे वाले से कहीं जाने की जिद कर रही थी और उसे पैसे कम कर रही थी। पहले रिक्शा वाले को उसके पैसे खुद दे दी और कहा कि आप जा सकती हो, आपके पैसे मैं रिक्शा वाले को दे चुका हूँ। मेरा नया शिकार मुझे मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब मैंने उसकी मदद की तो वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों से बात करने के लिए उनकी मदद करते हो ताकि वह तुम्हारी मदद करने पर इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें उनसे बात करने का बहाना मिल जाए। बस लड़कियों की हेल्प कर दी और उनसे बातचीत करना शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। हमारी सारी बातें भी रिक्शा वाला खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हरकतें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये लड़की में मेरे लिए बहुत काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक से पत्नी का चेहरा घूमने लगा था। रिक्शा वाले को पैसे देने के बाद भी उसने मेरी मदद का सहारा नहीं लिया और वो दूसरे रिक्शा में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं पहले ही रिक्शा वाले को पैसे दे चुका था। अगर वह चाहती तो मेरी मदद का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं ली थी। मुझे उसके बात बड़ी पसंद आई थी। अब मैं उस दिन के बाद हर रोज़ कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था, जिस कॉलेज में पढ़ती थी। रास्ता करके अपने घर को जाती थी और मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता था। उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाश करता रहता था। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो लड़की बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने दादा के साथ ही उस घर में रहा करती थी, जबकि उसके दादा की उम्र बहुत हो गई थी और वह बहुत बीमार रहने लगे थे। उस लड़की का नाम दीपा था और वह बीएससी की स्टूडेंट थी। फिर मैं कुछ दिनों अपने काम में ज़्यादा ही बिजी हो गया था और दीपा कॉलेज के काफ़ी दिनों से नहीं जा पाया था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालात से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि दीपा की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो दीपा की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसके आगे तो मेरे साथ खड़े खड़े बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर देने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार दीपा को देखने का ख्याल जाग रहा था। अगले कुछ दिन मेरी बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच में दीपा को भी नहीं देखा पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक दीपा के फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद दीपा की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। वह अपने फ्रेंड को शादी में इनवाइट करने लगी थी। तभी उसकी फ्रेंड ने फ़ौरन ही मुझे कॉल करके बता दिया। मुझे उसकी शादी का अफसोस भी था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं दीपा से प्यार करने लगा हूं। मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग्स जाग उठी। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और दीपा की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर दीपा को उसके घर से उठा लिया था और दीपा को अपने फ्लैट के कमरे में बंद कर दिया और अपने आदमी से कह दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी
और मैं दीपा पर आँच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल दीपा को देखने के लिए तड़प रहा था। 3 दिन और 3 रातें अपने घर पर दीपा को सुरक्षित रखकर उसको उसके घर पहुंचा दिया था। उसको यह खबर तक नहीं होने दी थी कि उसका किडनैप किसने करवाया है। वो जिस तरह से मेरे घर आई थी उसी तरह से वापस उसको उसके घर भेज दिया गया था। वही सबसे अनजान थी कि उसके साथ ये सब किसने किया। दीपा के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे ये करना था कि दीपा के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। हर काम को बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। यह तो वैसे भी मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस ने भी कभी नहीं किया था। पुलिस को मुझ पर शक तो रहता था मगर वो मेरे खिलाफ कभी कोई सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं रही थी। एक दिन मैं दीपा के घर के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने बड़ी चालाकी से दीपा के दादा से बातचीत करना शुरू कर दी। मैंने अक्सर देखा था कि वो शाम के टाइम पर घर से बाहर हवा खाने के लिए निकलते थे और वह हाथ में छड़ी लेकर चला करते थे। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनको आंखें से भी ज़्यादा ठीक नहीं दिखता था। मैंने उनसे बातचीत शुरू की और उसके बाद मैं उनको बाहर सड़क तक लेकर टहलाने के लिए चला जाता था। उनसे बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मेरी दीपा के दादा के साथ अच्छी जान पहचान हो गई और वो रोज भी घर से बाहर निकलते थे, मैं उनकी मदद किया करता। उनको बाहर टहलने में मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे थे और मेरी तरफ से बड़ा खुश रहते थे। कहते थे आजकल कोई भी जवान किसी बुरे इंसान की मदद नहीं करता। तुम रोज मेरा हाथ पकड़कर मेरी टहलने में कितनी मदद करते हो। इसका मतलब वो मुझसे अच्छे खासे इम्प्रेस हो गए थे। एक दिन मैं दीपा के दादा को टहलाने के लिए पार्क तक ले गए। क्या था माँ जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था और वहाँ पर हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि उनकी पोती दीपा, जिसको वो काफ़ी सालों से पाल रहे थे, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पोती की शादी तय कर दी थी, लेकिन न जाने किस तरह से दीपा गायब हो गई और जब 3 दिन के बाद दीपा वापस आई तो उसको कुछ याद नहीं था। उन्होंने बताया कि तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किस तरह से अपनी पोती और अपना खर्चा उठा सकता हूँ। मैं तो कमाई भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती का मंगेतर ही घर के सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़की की वजह से ही चलता था। अब तो मैं हमारी भूख रहने की नौबत आ गई है। उस लड़की ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे दीपा के दादा की बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब मैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता था। मैंने दीपा के घर पर राशन डलवा दिया। दीपा के दादा बहुत मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसके घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके पोते के जैसा ही हूँ। मैंने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे दीपा के घर जाकर उसके करीब आने की कोशिश भी करनी थी। मैं पी के घर के पास लुटा रहा था। दीपा मुझे अपने घर में देखकर पहचान गई थी कि मैं वही लड़का हूँ जिसने एक दिन रिक्शे वाले को पैसे दे दिए थे। मैं पीछे हटने वाले में से नहीं था। मैंने दीपा के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े दादा को डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था तो कभी मेरी छोटी सी मेहरबानियों की वजह से इम्प्रेस हो गई थी और उसने पहले मुझे जो भी गलत समझा था उस बात पर उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर पर जाता तो वो मेरे लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लेकर आती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चले जाया करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में मैं
उसे खाना खिला दिया करता था और साथ में मूवी भी देख लेते थे और खूब सारी शॉपिंग भी कर आता था और महंगी महंगी ड्रेस और उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता। मैंने दीपा को इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन मेरी मेहनत रंग लेकर आ गई थी। दीपा भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आज तक दीपा को मेरे सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। दीपा को खुश रखने के लिए मेरे दिल में बहुत सुकून मिलता था। दीपा की खूबसूरती का मैं दीवाना हो चुका था। मैंने उसको जितने भी महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर दिए थे, उनको पहनने के बाद उसकी खूबसूरत और भी ज़्यादातर निखर गई थी। जब दीपा भी मेरे पास में पागल होने लगी थी। छुपे शब्दों में मैं भी उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जब मैंने दीपा के दादा से उसका रिश्ता मांगा था और दीपा के दादा को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो खुशी से पागल हो गए थे। दीपा ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से दीपा को मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था, जबकि मैंने आज तक मुंबई आने के बाद किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी सीमा के साथ गांव में हो चुकी है। दीपा को जब से इस बात के बारे में पता चला था तो वो रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया कि मेरी पत्नी सीमा हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी पत्नी को देखा भी नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है। वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर दीपा किसी भी तरह नहीं मानी और फिर दीपा ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं जब तक सीमा को तलाक नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं सीमा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे माता पिता मर जाएंगे। तो फिर दीपा ने मुझसे कहा कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए। मुझे उसके बात पसंद आई और मजबूरन मुझे शहर से सब कुछ छोड़कर दोबारा गांव जाना पड़ गया था। माँ, पिताजी और सीमा मेरे घर आने पर खुश हो गए थे, लेकिन मेरा बिहेवियर सीमा के साथ बहुत ही गुस्से वाला रहता था। बात बात पर मैं उसकी इंसल्ट करता, उसे ताने देता रहता था, मगर वह मेरी किसी भी बात को लौटकर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी बदसूरत सी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं अपने दिल में यह सोचता था कि कहाँ दीपा जैसी गोरी और खूबसूरत लड़की और कहाँ यह बदसूरत सी सीमा। मैं सीमा को उसके काले रंग की वजह से काफ़ी सारे बातें सुना दिया करता था। उससे कहता था कि तुम्हारी काली शक्ल मेरी किस्मत को भी काला कर दिया। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता था कि बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल मिलता है। तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजला सवेरा। सीमा बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। कभी कभी उसके आंसू मेरे दिल पर असर कर जाते थे, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो दीपा के प्यार में पड़ चुका था। मैंने सीमा के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया और अब मैं तो नौबत मारपीट पर भी आ गई थी। मैंने सीमा पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहती। मुझे उसकी ढेर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह बहुत ही सख्त पड़ गई थी। मैं जितना उससे दूर भागता था वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अगर दीपा नहीं होती तो शायद अब तक मैं सीमा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी हरकत मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं जल्द से जल्द दीपा के पास जाना चाहता था। उसका खूबसूरत
प्यारा चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। गांव में आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका था और इससे मेरे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं दीपा के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझता था कि थोड़ा और सब्र कर लो, और सारे हालात उसको बताता रहता था। यह भी बताया करता था, सीमा किसी भी तरह मुझे रिश्ता खत्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई, दाद, बुरी बुरी बातें सबको बर्दाश्त करती रहती है। और फिर दीपा ने मुझे एक ऐसी आइडिया दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दीपा ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल यह बात सुनकर डर गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने दीपा से कहा कि ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाने वाला हूँ। और यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को जब मैं सो रहा था और रात बीच में जब अचानक से मेरी नींद खुली तो सीमा बेड पर नहीं थी। मैंने नज़र उठाकर सीमा को घर में ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं छत पर गया तो वह छत पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उस टाइम मैंने उससे बड़ी ही प्यार से बात की थी और पूछा, ये क्या हुआ सीमा, तुम यहाँ पर बैठी हुई क्यों रो रही हो? मेरे पूछने पर उसने अपने आंसू साफ किए, मगर उसके होठों पर मेरे लिए कोई वहम नहीं था। मैंने कहा, सीमा, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे पता है, तुम मेरी वजह से ही रोती रहती हो। मैंने सीमा को अपनी बातों में लेने की कोशिश की और मेरी मोहब्बत पर वो तड़प कर रह गई थी। वह कहने लगी कि बुरी तो मैं हूँ, मैंने आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। आप ऐसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। मैं आपको डिजर्व नहीं करती। कहाँ बुरे हो, बुरी तो मैं। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वो कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। सीमा भी बहुत साफ दिल की लड़की थी। मैंने सीमा के आंसू अपने हाथ से साफ किए और कहा, यह सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? गर्मी बहुत हो रही है, तुम कुछ पीना पसंद करोगी? सीमा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं पीना है। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं पीना? जब मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ बनाएंगे तो तुम नहीं पियोगी क्या? तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, चलो तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने हाथ से ऑरेंज जूस बनाकर पिलाऊंगा। एक पल को मेरा दिल चाहा कि वक्त यहीं पर रुक जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े। मगर फिर मेरी नज़रों के सामने दीपा आ गया था। दीपा के बिना नहीं रह सकता था और दीपा को पाने के लिए मुझे करवा घूंट पीना ही था। कुछ देर हम दोनों छत पर इसी तरह से बैठे हुए बातें करते थे। उसके बाद मैंने सीमा से कहा, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं और अब सोने की कोशिश करो, फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हें घर के काम भी देखने होते हैं। मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखने के बाद सीमा बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैंने सीमा के उठने से पहले ही उसके लिए ऑरेंज जूस बना लिया था। जहर तो मैंने अपने पास पहले ही लाकर रख लिया था और ऑरेंज जूस के अंदर जहर मिला दिया था। जैसे ही मैं ट्रे में जूस का गिलास लेकर कमरे में गया तो मुझे सीमा की मासूम शक्ल देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं पसीने से भीग चुका था और मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने सीमा को जगाया और उससे कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है। वो भी अपने हाथ से। आँख खुलते ही जब सीमा ने मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सीमा के हाथ में मैंने जब ऑरेंज जूस का गिलास दिया तो मेरे हाथ कँपा रहे थे। मैंने उसे झूठी मोहब्बत जताई और कहा कि लो यह पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस का गिलास पी लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस पीने से ही मर जाएगी। तो मैं भी वहाँ से उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था
मैंने सीमा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र के लिए निकल पड़ा। उस दिन सीमा मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से खुशी के लिए तरस रही होगी। मैं भी बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वो निकल जाएगा। मगर न जाने क्यों जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मैंने दीपा को कॉल करके अपने आने के बारे में भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसको घर पहुंचकर सरप्राइज देना चाहता था। दरवाजे की चाबी मेरे पास ही मौजूद थी, क्योंकि मैंने दीपा और उसके दादा को अपने फ्लैट में ही रहने के लिए रख दिया। मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही चुपके से दरवाज़ा खोला तो मैं घर के अंदर चला गया। लेकिन ये क्या, मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था। तभी मैंने दीपा को देखा। वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रही थी और दीपा के हाथ में थी। वो मुझे कह रही थी, आज हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और इसी खुशी में मैंने अपने हाथ से खीर बनाई है। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर सोच में पड़ गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैंने ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर सीमा को दे दिया है, तभी से ये इन तैयारियों में लगी हुई थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से तो मुंह मीठा करो। मुझे खीर की प्याली देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर दीपा को बार बार कहने पर मैंने थोड़ी सी खीर खा ली थी। वो मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं उसे देखने के लिए कमरे की तरफ चला गया था और मैंने दरवाज़ा के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कमरे में अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। दीपा उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, अभिनव, आप चिंता मत करो, मैंने नीरज का पक्का इंतजाम कर दिया है। खीर की प्याली में जहर मिलाकर उसको खिला दिया है और आज पुराना बदला भी ले लिया। वह गुंडा क्या समझता है अपने आप को कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम था। मुझको इसने मेरी शादी की रात किडनैप किया था। मेरा मुजरिम नीरज है। मेरे फ्रेंड ने मुझे नीरज के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी शादी की रात उसने ही मुझे किडनैप करवाया था और उसने ही मेरी फ्रेंड से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। वह तो भगवान की कृपा है कि अभिनव आपने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं दबे पांव वहाँ से निकल गया था और तभी अचानक मेरे घर से मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, लेकिन मेरी हालात अभी इतनी ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन अब मुझे अपनी हालात कितनी परवाह नहीं थी। मैं जल्द से जैसे तैसे गांव पहुंचा। मैं जैसे ही घर गए तो मैंने देखा कि सीमा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा शरीर कांप उठा था और फिर अचानक ही वो मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ सीमा? उसने रो रो कर मुझे बताया कि मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी। मुझे आपके गलत कामों के बारे में सारे सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर मुझ पर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ
और आपको इस डर से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। सीमा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही सीमा एकदम जमीन पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्द से उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया था। सीमा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने सीमा की जिंदगी की भीख मांग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा हुआ देखा और सबसे पहले मैंने सीमा के बारे में पूछा था। उसके बाद सीमा के बारे में जो कुछ भी डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी सीमा इस दुनिया से जा चुकी है। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने उस मासूम से उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। बेचारी सीमा इस दुनिया से जा चुकी थी। किसी भी नहीं पता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। सीमा की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और चुपचाप मैं पुलिस के हवाले हो गया था। मैंने अपने माता पिता को भी अपने सारे कारनामे बता दिए थे और यह भी बता दिया था कि मैं अपनी पत्नी का मुजरिम हूँ। मैंने अपनी पत्नी को ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर मारा। मेरे माता पिता बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। एक तो उनको उनकी बहू के मरने का था और दूसरी तरफ जब उनको यह खबर सुनने को मिली कि उनका बेटा ही इतना बड़ा अपराधी है तो और भी ज़्यादा वह दोनों टूट कर रह गए थे। मैंने अपनी गलती की वजह से कई जिंदगियों को तबाह कर दी थी। क्या आज मुझे अपनी गलती का बहुत अब एहसास हो रहा था और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पुलिस वालों से आखिरी बार कहा कि मुझे मेरी पत्नी को देखना है। जब मैंने आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी लाश के सामने रो रो कर अपनी माफ़ी मांगा ताकि सीमा ने सही उसकी आत्मा ही मुझे माफ़ कर दे। सीमा के साथ बहुत गलत किया। उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। तब भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी। 14 साल की जेल के बाद मुझे रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार तो नहीं कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। मैं और भी ज़्यादा बिखर गया था। अपने माता पिता की मौत का सदमा नहीं झेल पा रहा था। गांव वाले ने बताया कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का रह रह कर एहसास हो रहा था। आज मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। मैंने गलत काम करने तो छोड़ दिए थे और अब मैं गांव में ही खेती बाड़ी करता हूँ। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी। जैसे मैंने किया था वैसा ही आज भी भुगत रहा हूँ। मैं सीमा से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन भगवान ने सारे रिश्ते ही मुझसे दूर कर दिए क्योंकि मैं रिश्ता को समझ नहीं पाया। इसलिए आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। अब मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ और यह अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। जितनी चमक धमक मुझे पसंद थी, आज मेरे हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं भी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के पास जल्द ही वापस चला जाऊँ।